हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि क्लास 11 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करके इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो जाते हैं, उनकी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करना है और बार बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4th, 8th, 9th, 11th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 27th, 29th, 30th, 33rd, 35th, 37th, 41st, 49th एंड 50th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अगर आपको दोबारा से टेस्ट को रिवाइज करना है बट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? इन द थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो भाई, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इसका एग्जांपल क्या आएगा? जैसे भाई अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही वॉल्यूम आ गया, डेल्टा एच है ना, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही हीट वगैरह भी है ना, ठीक। तो फिर इसके बाद हीट कैपेसिटी इसी में आ जाएगा सब। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके एग्जांपल बताओ जल्दी से, क्या आएगा? जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए भाई ये एक रूम है, ये रूम है, इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है मान लीजिए, ठीक। तो इस रूम के बीच में मान लीजिए हम एक दीवार खींच देते हैं, तो इधर का भी टेम्परेचर T रहेगा, प्रेशर P रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा? दोनों पार्ट का आधा आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है बट प्रेशर टेम्परेचर नहीं कर रहा, इसलिए प्रेशर टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर हम बात करें डेंसिटी, वही डेंसिटी, जैसे अगर आप बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, तो 1 ग्राम पर ml होता है, इसका मतलब चाहे आप कितना ही वाटर लें, 1 लीटर लें, 10 लीटर लें, 50 लीटर लें, डेंसिटी उसका 1 ग्राम पर ml ही रहेगा, ठीक। फिर ऐसे ही मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलरिटी है, मोललिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा, ये भी क्या है? 1 मोल के लिए फिक्स हो गया, इसलिए क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। ई नोट सेल आता है, ई नोट सेल, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हो गए है ना। तो रिवीजन हो गया आपका। अब ऊपर वाले में बता दो भाई, ये क्या है? प्रेशर है एक्सटेंसिव, डेंसिटी भी प्रेशर है इंटेंसिव, प्रेशर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेंसिटी भी इंटेंसिव और टेम्परेचर भी इंटेंसिव और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसने पूछा नॉट इंटेंसिव, तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, पूरा रिवीजन मैंने आपको करवा दिया क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, कर देंगे। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2, द रिजल्टेंट हीट चेंज इन ए रिएक्शन इज सेम
whether it takes place in one or several stages, this statement is called, ये हैश लॉ की स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन क्या है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन का डेल्टा हीट जो है डेल्टा एच दे दिया, चेंज इन एंथैल्पी। तो अब तो ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। मान लीजिए इस रिएक्शन को हम दूसरे मैकेनिज्म से करते हैं, पहले ए जाएगा सी में, फिर सी जाएगा डी में और डी जाएगा बी में। तो फर्स्ट स्टेप की हीट मान लीजिए डेल्टा H1 है, सेकंड की डेल्टा H2 है और थर्ड की डेल्टा H3 है। तो अब देखो, चाहे ये सिंगल स्टेप में हो रही है चाहे 3 स्टेप में हो रही है, तो नेट हीट चेंज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के इक्वल आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आंसर क्या आ रहा है, सेकंड आ जाएगा। हैश लॉ ये है, हैश लॉ की स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। तो जब डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम लिख देंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो देख लो डेल्टा एनजी 0 किसमें है, इसमें फर्स्ट वाले में देखो डेल्टा एनजी कितना आएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसमें डेल्टा एनजी 2 - 3, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसमें डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0, और इसमें डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 0 - 3/2 इक्वल टू -3/2। आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स विल बी। देखो भाई, हम क्या करते हैं सॉरी डेल्टा यू सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी होता है, ठीक। और डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी होता है, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी टी कांस्टेंट दे दिया, तो टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डेल्टा टी 0 हो गया तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा और डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो, अब यहां पे अगर ऐसा है, आप जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्यू प्लस डब्ल्यू दोनों का सम 0 है, या तो ये दोनों 0 हो जाए, ठीक। और दोनों 0 होंगे नहीं, यहां पे एक्सपांशन हो रहा है आइडियल गैस का, यानी कुछ ना कुछ वर्क तो आएगा, ठीक। तो यहां पे डब्ल्यू और इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकते हो, या आप क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हो, और ये दोनों आ जाएंगे यहां से नॉन जीरो, यानी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू भी नॉट इक्वल टू 0। तो अब आंसर बताओ कौन सा आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद अच्छा क्यू बड़ा लिख लेना है छोटा लिख लो, बात एक ही है। डेल्टा एच 0 और डेल्टा यू 0, ये भाई ओनली फोर्थ ऑप्शन में है, और इसी में क्यू और डब्ल्यू नॉन 0 है। तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन है फॉर द कंबशन ऑफ मेथेन डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा ई एच इज रिलेटेड बाय डेल्टा ई बाय द एक्सप्रेशन, ये दे रखा है, तो सही है। तो अब हम देख लेते हैं कंबशन करते हैं। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मेथेन के कंबशन की। तो ये रिएक्शन जब आप लिखेंगे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे CO2 गैस बनेगी प्लस वाटर, ठीक। और वाटर नॉर्मल कंडीशन अगर आपका है, टेम्परेचर नॉर्मल, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, या तो ऐसे बोल दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो आप इसको गैस लिखते हो, और नॉर्मली कुछ भी ना बोला हो या रूम टेम्परेचर दे रखा हो तो आप इसको लिक्विड मान के चलेंगे, ठीक। अब देखो इधर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, पहले कार्बन की इधर एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, फिर हाइड्रोजन की इधर 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो, इधर 2 और 2 4, इधर भी 4 होने चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही लिखोगे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना आ रहा है, 1 माइनस ये कितना है 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, यानी डेल्टा एनजी है लेस देन 0, ये नेगेटिव है। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा ई में से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, यानी डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच, पहली स्टेटमेंट सही है। और ये हमने कैसे पता किया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी से, यानी स्टेटमेंट सही भी है और उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज
1 कर सकते हैं ना इसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, देखो डेल्टा एस, एंट्रोपी क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर। और जनरली जब हम यहाँ पे 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी भाई, जूल पर मोल तो आ गई किसकी, हीट की, और टेम्परेचर ही क्या आएगी, केल्विन इनवर्स आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole at 27 degree Celsius, the entropy change for the process would be, भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है, H2O क्या है, लिक्विड से किस में जा रहा है, H2O गैस में जा रहा है, और पता क्या बोल रहा है, टेम्परेचर भी कम ही रखा है इसने, तो कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात बताओ भाई, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक, ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन फेज जो होता है सॉलिड लिक्विड का, वो इक्विलिब्रियम पे होता है। तो हम इसमें लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे है इसलिए ये 0 आया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी आ जाएगा। डेल्टा एच कितना दे रखा है, 30,000, ये दे रखा है 30,000 किलो जूल है ना, सॉरी 30,000 जूल आ जाएगा क्योंकि 30 किलो जूल है ना, डिवाइड बाई 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन टेम्परेचर। तो कितना आ जाएगा ये 1000 जूल पर मोल, इतना आ जाएगा। चेक करो, तो इसने क्या दे रखा है, 1000 जूल, 1000 जूल तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, 1000 जूल, इसमें कोई करेक्ट मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, सॉरी मिस्टेक कर दी भाई, मैंने 30 को 300 से काट दिया, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, 1000 नहीं आएगा भाई, अरे ये देखो यार, ये 2 0 कटेगी, ये ऐसे कटेगा, 10 into 10 100 जूल पर मोल आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट वाला आ जाएगा, 100 जूल पर मोल पर केल्विन भी आएगा साथ में, क्योंकि यूनिट क्या है डेल्टा एस की, जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। आंसर इज 1, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग डेटा इज नोन अबाउट मेल्टिंग ऑफ ए कंपाउंड ए बी, डेल्टा एच दे रखा, डेल्टा एच दे रखा है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में जाएगा तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे आप लिख दोगे टेम्परेचर यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है 9.2 इंटू 1000। ठीक, और ये कितना है 0.008 किलो जूल दे रखा है, ये भी इंटू में 1000। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ गया 9200 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 8, इसको भाग करो, 8 1 जा 8 बच गया 1, तो 8 1 जा 8 बच गया 4, 8 5 जा 40 और ये 0, 1150 केल्विन, 1150 केल्विन। ध्यान देना इसने डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है, केल्विन में आएगा आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट्स केल्विन में रखते हैं। ठीक, आंसर क्या है 8th का थर्ड आ जाएगा। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक की होगी आप लोगों ने। फॉर द रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, डेल्टा H एंड डेल्टा S आर -283 किलो जूल एंड 87 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। It was intended to carry out this reaction at 1000, 1500, 3000 and 3500 Kelvin. At which of these temperatures would this reaction be thermodynamically spontaneous? तो देखो भाई, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, अब डेल्टा ये होना चाहिए लेस देन 0। अब डेल्टा एच कितना दे रखा है इसने, -283 किलो जूल, -283 गुणा में 1000 ये दे रखा है, माइनस टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस कितना दे रखा है -87 है ना, जूल दे रखा है, तो ये लेस देन 0 आना चाहिए, ये जो आ रहा है आपका है ना। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका -283,000 और ये हो जाएगा प्लस टी इंटू 87 लेस देन 0। तो अगर इसको आप उस तरफ ले जाओगे ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी टी इंटू 87 शुड बी लेस देन 28300। तो टेम्परेचर देखो शुड बी लेस देन 28300 डिवाइड बाई 87। तो इसको भाग कर लो आप, अब भाग आप करोगे तो
अगर इसको अप्रोक्स 90 मान लें तो ये 393 जा 27, यानी 3 से 1000 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और अगर आप ऐसे करके देखना चाहते हो, ऐसे करके देख लो, क्या है 2830087, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। तो इसको 3 पे गया है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 22 और 2 24, 26 सॉरी 3 8 जा 24 और 2 26, ये बच गया 2 और ये 8 में 6 गए 2 और वो 1 0 उतार दो ऊपर से, तो ये लगभग 2 पे जाएगा। तो 2 पे जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 174, ये बच गया कितना, 10 में से 6 4 गए 6 और 11 में से 7 गए 4, ये 0। तो अब किस पे जाएगा ये, अब किस पे, अच्छा यहाँ पे 1 0 और है भाई, 1 0 कम कर दी मैंने, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये किस पे जाएगा, लगभग 8 5 40, 5 पे चला जाएगा आराम से। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और 4 35 और ये बच जाएगा 25 और ये आ गया 0, है ना। फिर ये कितने पे जाएगा, लगभग 3 पे चला जाएगा, है ना, लगभग 2 पे, चलो ठीक है। तो शुड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 3252 अप्रोक्स, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 3252, ठीक। तो 3252 केल्विन कौन सा है, 1000 भी है, 3252 से कम 1000 भी है, 1500 भी है, 3000 भी, ये तीनों हो गए यानी आपका आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में इन तीनों टेम्परेचर पे क्या है, यानी 3252 से कम टेम्परेचर कोई भी उस पे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। कर लेंगे भाई, ऐसे लिखो इसको जल्दी से। अब देखो आप में से कुछ बच्चों ने ये भी मिस्टेक की होगी, डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 करके, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस एंड टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, या ऐसे ही लिख दिया हुआ, चलो इसको ऐसे लिख दिया हुआ कुछ बच्चों ने, देखो -283,000 और ये शुड बी, ये माइनस कितना 87। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। देखो जब इक्वल टू हो ना तब माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पे अगर आप माइनस कैंसिल करोगे ना, ये ऐसे ऐसे नहीं कैंसिल करते, आपको ये करना होता है। देखो ये मिस्टेक आपने जरूर करी होगी, ये लिखना पड़ेगा, ये साइन रिवर्स करना पड़ेगा आपको जब माइनस कैंसिल करोगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। इक्वलिटी में तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो दोनों साइड, तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल करोगे ना, साइन इनवर्स हो जाएगा, समझे ना। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। बिल्कुल सही है भाई, आपकी कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तब। पहली स्टेटमेंट सही है। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस, ये कोई जरूरी नहीं है। एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस भी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, ठीक, जिसका डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा एच का कम होना नहीं है, नहीं, डेल्टा जी कम होया तो देखो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ये ध्यान रखो, या तो डेल्टा एच टोटल यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, यानी डेल्टा एच सिस्टम प्लस सराउंडिंग का मिला के क्या आए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। और यहीं से मैंने आपको डेरिवेशन करके सिखाया था कि या यहां से डेल्टा जी तो सिस्टम का क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, इनमें से कोई एक इक्वेशन हो जाए, तो तब आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो ऐसा आपका ओनली ऑप्शन 1 में लिखा है, तो 10th का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स चेंज ऑफ एंट्रोपी विद चेंज ऑफ प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन द फॉलोइंग। देखो भाई मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1, या लिख सकते हो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो ये फॉर्मूला होता है। और इसको अगर आप बेस 10 की टर्म में लिखोगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1 बेस 10, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या जानते हैं,
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर आप यहाँ पे V2 अपॉन V1 लिखेंगे तो प्रेशर का रेशियो क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2। तो डेल्टा एस आपका हो जाएगा NR ln P1 अपॉन P2। और इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं log बेस 10 की टर्म में, देन डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log P1 बाई P2 बेस 10। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देख लो, मैच करो कौन सा है। फर्स्ट में क्या है, NRT ln P2 अपॉन P1। इसने P2 अपॉन P1 लिखा और साथ में T भी ले लिया, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, डेल्टा एस इक्वल टू T इंटू P2 माइनस P1, ये नहीं हो सकता। थर्ड, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln P1 अपॉन P2, क्या एग्जैक्ट यही लिखा है, बिल्कुल सही है, तो ये सही है। फोर्थ देखो, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NRT ln P1 अपॉन P2, ये रेशियो तो सही लिखा इसने, लेकिन साथ में टेम्परेचर नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है थर्ड। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो गोइंग बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुड बी टेकन एट जीरो। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड लॉ ये कहता है जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, 0 केल्विन में उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टलोट। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए गिवन रिएक्शन, डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों दे रखा है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, एज्यूम दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। अच्छा ठीक, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। ठीक, अब क्या लिखोगे, डेल्टा एच कितना है यहाँ पे 35.5 गुणा में 1000 लिख दो जूल में, माइनस टी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर इसके बाद देखो ये 83.6 शुड बी लेस देन 0। तो अब इसको उधर ले जाओ तो ये क्या आएगा 35.5, इसको क्या लिख दोगे आप, ऐसा लिख लो ना यार, 35,500 शुड बी लेस देन टी इंटू 83.6, यानी टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 35,500 डिवाइड बाई 83.6। इसको लगभग 35,000 मान लें और इसको 80 मान लें, तो अगर आप डिवाइड करोगे 400 से ज्यादा ही आएगा। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 400, और इस रेंज में देख लो कौन सा आ रहा है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 400, देखो 425 वाला आ रहा है। ठीक, ये आ जाएगा आंसर आपका फर्स्ट। मैंने कैसे किया फिर बोल देता हूं, देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये 35,000 है लगभग, इसको मैं 80 मान लेता हूं, तो 35,000 को 80 से डिवाइड करके देखोगे 400 से ज्यादा ही आएगा, और 400 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट वाले में। ठीक, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन, आंसर इज 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डायमंड प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। डेल्टा एच दे रखा है, कार्बन ग्रेफाइट CO2 में जा रहा है O2 के साथ, ये दे रखा है। फ्रॉम द डेटा डेल्टा एच व्हेन डायमंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेफाइट, यानी ये इक्वेशन अगर 1 है, ठीक है भाई, और ये इक्वेशन 2 है, आप एक काम करो, ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तो 2 में से 1 इक्वेशन माइनस कर दो, तो 2 में से 1 इक्वेशन जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट रह जाएगा, ठीक, और ऊपर वाली इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, कार्बन डायमंड इधर आ जाएगा, CO2 उधर, तो CO2 से CO2 कैंसिल, डायमंड के साथ ग्रेफाइट राइट में, O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कार्बन डायमंड बच जाएगा। ठीक, और इसका डेल्टा एच जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू, ये डेल्टा H1 ये डेल्टा H2, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा, तो डेल्टा H2 है -393.5, ठीक, और ये है -395। अब देखो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कितना ज्यादा है, डेढ़ ज्यादा है तो 1.5 किलो जूल पर मोल, इतना आ जाएगा, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। ठीक, आंसर 2 आ जाएगा। कर देंगे भैया ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 14 था अपना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। ये पूछ रहा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आता है डेल्टा एच जो आता है न्यूट्रलाइजेशन का,
दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट आता है, या आप इसको लिखते हो -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। और बाकी यहां पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले, या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले, या वीक एसिड प्लस वीक बेस ले, तो इनका जो डेल्टा एच है दैट शुड बी लेस देन डेल्टा एच दिस, ये वैल्यू से कम ही आएगा हमेशा। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो ये पूछ रहा है हाईएस्ट किस में होगा, हाईएस्ट किस में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? ये पहले वाला तो क्या हो गया आपका, वीक एसिड वीक बेस हो गया। दूसरा क्या है, ये आपका वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो गया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो हाईएस्ट इसी में आ जाएगा आंसर 4। और सबसे मिनिमम पूछ ले, इसमें मिनिमम आएगा वीक एसिड वीक बेस वाले में, इसमें मैक्सिमम आ रहा है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? 15th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 16, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। देखो भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन कब कहेंगे भाई? भाई फॉर्मेशन क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed from its constituent element in their standard state। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है, ना कि डायमंड, ध्यान रखना, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है। वैसे ही ऑक्सीजन की O2 होती है, हाइड्रोजन की H2, नाइट्रोजन की N2, क्लोरीन की Cl2 गैस, फ्लोरीन की F2 गैस, ब्रोमीन की Br2 लिक्विड, आयोडीन की I2 सॉलिड, मरकरी की Hg लिक्विड, आयरन कॉपर निकिल सोडियम इनकी सॉलिड होती है। ठीक, ऐसे होता है, समझे कि नहीं समझे? सल्फर की S8 होती है, फास्फोरस की व्हाइट फास्फोरस P4 होती है, समझे कि नहीं समझे? तो अब आपको क्या बनाना, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल में क्या है, एक तो कार्बन ग्रेफाइट आएगा, हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड स्टेट में H2 में पाई जाएगी, प्लस ऑक्सीजन O2 में होता है। तो ये यहां पे बनाएगा ये मेथेनॉल, ये बन गया आपका मेथेनॉल। अब कैसे, अब बैलेंस कर दो, कार्बन का तो 1 ही मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल लगेंगे और ऑक्सीजन का हाफ मोल लगेगा। तो ये रिएक्शन देख लो कौन से में है, कार्बन ग्रेफाइट। डायमंड वाला मत कर देना, देखो इसने ना सेकंड और थर्ड रिएक्शन बिल्कुल सेम लिख रखी पूरी, बस यहाँ कार्बन डायमंड रख दिया। कार्बन डायमंड इज नॉट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, 16 का आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखो भाई पहली प्रोसेस में क्या है, आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, किसका डिकम्पोजिशन कर रहे हो आप, CaCO3 का। और CaCO3 को जब आप डिकम्पोज करोगे हीट देनी पड़ेगी, और हीट देनी पड़ेगी तो ये प्रोसेस हो गई एंडोथर्मिक। क्या हो गई, एंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट देखो, ये आयरन प्लस सल्फर FeS बन रहा है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें कैसे पता चलेगा। अब एक बार आप ऐसे सोचो, आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, Fe प्लस हाफ O2, FeO बनाएगा। एक टाइप से आयरन का कंबसन हो रहा है। अगर मैं ये लिख दूं ना, Fe प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा, FeO, तो ये डेल्टा H नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से कंबसन हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरन का कंबसन हो रहा है। तो यहीं पे ऑक्सीजन की जगह अगर आप सल्फर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FeS, इसका भी डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक आ जाएगी। नेक्स्ट NaOH प्लस HCl न्यूट्रलाइजेशन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होगा आपका, और नेगेटिव होगा तो क्या आ गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ गई। ये क्या हो रहा है, मेथेन का कंबसन है। कंबसन हमेशा, कंबसन में हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। फिर वही बात है भाई, CO2 किससे बनेगा, कार्बन ग्रेफाइट से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है, O2, तो ये बन गया CO2 गैस। कौन से ऑप्शन में बन रहा है देख लो, बताओ भाई। फर्स्ट ही ऑप्शन में आ रहा है, आंसर इज 1। अब बच्चे क्या है, पहले 4 ऑप्शन देखते कंफ्यूज होता है। मैं क्या करता हूं, पहले जो सोचता हूं कि एक्चुअल उसका रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, फिर मैच करता हूं, इसलिए ना तो मेरा गलत होता है और जल्दी से आंसर भी आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन द हीट ऑफ डाइमेराइजेशन ऑफ NO2, यानी आपको पता क्या करना है, NO2 को डाइमेराइज करना है। ये 2 NO2 के मोल है, ये N2O4 बनाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन कैसे आ सकती है, मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1 है, ठीक, और इसका डेल्टा H1, ये डेल्टा H2 है, ठीक। तो क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये आ जाए, N2O4 इसमें राइट में है, 2NO2 इसमें लेफ्ट में है, तो उसकी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करो और सेकंड को एज इट इज रखो, यानी सेकंड माइनस 1 कर दो। सेकंड में से जब 1 माइनस करोगे ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो हीट का भी ऑपरेशन वही लगाओगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो डेल्टा H2 कितना है 09.3 माइनस 67.9, ये बच जाएगा कितना, ये यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये 6 और 67 में से 9 गया 58.6 किलो जूल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, थर्ड वाला आ जाएगा, माइनस का आ रहा है इसमें, है ना। आंसर इज 3। ध्यान देना उसने पॉजिटिव भी दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन सही से सोल्व करोगे जैसे मैं बताता हूं तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन H of the product is less than that of the H of the reactant। मैं बता देता हूं, देखो ये रिएक्शन होता है, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक, यहां पे एनर्जी लिखते हैं और यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक। ये रिएक्शन अगर आपकी दी है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एक्सोथर्मिक का। तो इसमें डेल्टा H जब भी हम लिखते हैं HP माइनस HR, हीट ऑफ, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है वैसे तो, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट, और एक एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट तो सीधा HP माइनस HR लिख देते हैं। तो ये आएगा आपका क्या, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब आएगा, जब HP क्या होगा, लेस देन HR होगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे। सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक के लिए आपसे पूछ लिया जाए, एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये ग्राफ बनेगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहाँ पे एनर्जी लिख रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू वही समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये आता पॉजिटिव, कब आएगा पॉजिटिव, जब हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ग्राफ से भी आप देख पा रहे हो हीट ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक के लिए पूछा है, हीट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। बाकी पढ़ लो, सेकंड वाला तो है ही नहीं, उल्टा लिख रखा उसका, हीट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी नहीं आएगा। डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव आता है, डेल्टा H इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है ना भाई। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH अंडर सर्टेन कंडीशन इज दिस and that of HCN by NaOH is इतना। the heat of neutralization of HCN is, the heat of ionization of HCN is, देखो भाई HCl और NaOH को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, कितना आया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये आया है आपका NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया। तो इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है -50.9 किलो जूल, ठीक। फिर बोल रहा है कि HCN प्लस NaOH को किया आपने, ठीक। तो इसमें कितना आएगा, NaCN प्लस वाटर, कितना दे रखा है, डेल्टा H माइनस 12.1 किलो जूल। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हीट ज्यादा आ रही है, इसमें कम आ रही है, ठीक। कम क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पे आपका जो HCN है वीक एसिड है, तो कुछ हीट इसको आयनाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। कितनी हीट यूज हुई, देखो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCN, भाई अगर ये स्ट्रॉन्ग होता आयनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी आती ना, ठीक। लेकिन आई कितनी, -12.1, तो बाकी क्या हो गई, यूज हो गई। तो 12.1 में से वो माइनस कर दो, -55.9, यानी कितनी हीट यूज हो गई, आप इसमें बोलेंगे ये आ जाएगा 43.8, लेकिन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी उसको आयोनाइज करने में। आंसर क्या आ जाएगा, 48 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 4 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ध्यान से करना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हीट जो रिलीज होती है ना, तो उससे कम आएगी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, या
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में या वीक एसिड वीक बेस में, क्योंकि उनमें क्या है, जो वीक एसिड या वीक बेस आ रहा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, उसको डिसोसिएट करने में कुछ हीट यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट होती है न्यूट्रलाइजिंग की, उससे कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय पैरामीटर्स इंडिकेटेड बिलो। द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ Cl2 टू Cl माइनस एक्वस। तो देखो भाई यहां पे ना इसको Cl2 गैस से Cl माइनस एक्वस में लेके जाना है, तो इसमें सीधी सी बात है सारे स्टेप इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखो पहला स्टेप क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन का, ठीक, ये Cl गैस में गया, फिर Cl गैस से किस में जाएगा, Cl गैस से डेल्टा H, ये Eg एंथैल्पी आ जाएगी, Cl माइनस गैसियस में गया, फिर Cl माइनस गैसियस से हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी यहां पे, ठीक, तो ये Cl माइनस एक्वस में जाएगा। तो अब एक बात बताओ, एक सेकंड, यहां पे गैसियस है, ठीक, अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 को जब मैं ऐड करूंगा, 1 2 3 को ऐड करूंगा, तभी तो ये आएगा हाफ Cl2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस एक्वस, और इसी का हीट आपसे पूछा है। देन दिस हीट विल बी हाफ हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H Eg प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन का। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, बताओ कितनी है। डिसोसिएशन का हाफ नहीं दे रखा, उसने डिसोसिएशन की हीट दे रखी, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ गुना 240, ये पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि डिसोसिएट हुआ है, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव रिलीज होगी, -349 दे रखा उसने, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी भी रिलीज होगी -381, ठीक, तो ये आ गया 120 प्लस का, और इन दोनों को जोड़ दोगे माइनस का कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 910 8 4 12 और 13 3367 -730, ये बच जाएगा -610 किलो जूल पर मोल, -610 किलो जूल पर मोल, ठीक, यूनिट वही रखनी है। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव। देखो भाई एंथैल्पी ऑफ कंबसन, किसी का अगर आप कंबसन करेंगे तो कंबसन में तो हीट रिलीज होगी ना, किसी भी चीज को जलाएंगे तो हीट रिलीज होगी, तो इसमें तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, डेल्टा H नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो भाई फॉर्मेशन में हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एब्जॉर्ब कैसे, जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल हमने देखा था भाई, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से अगर आपको डायमंड बनाना है तो पर मोल 1.5 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यानी डेल्टा H उसका पॉजिटिव आ रहा था। तो इसमें डेल्टा H क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा नेगेटिव होगा, वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट रिलीज होगी, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमेशा डेल्टा H नेगेटिव आएगा। ऐसे ही हाइड्रेशन जब किसी का होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें भी हीट रिलीज होगी, ठीक, तो हमेशा नेगेटिव किसमें नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। 23 का आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ CO2 में जा रहा है, कार्बन CO2 में जा रहा है, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, यानी आपसे है ना, ये एक सेकंड, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये डेल्टा H1 ये डेल्टा H2, और आपसे पता क्या पूछ रहा है, आप इसकी हीट बताओ। कार्बन ग्रेफाइट लिख दो या सॉलिड लिख दो, हाफ O2 के साथ क्या बना रहा है, CO गैस बना रहा है, ठीक, तो अब उन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ये इक्वेशन कैसे लाओगे। पहली बात तो इसमें एक काम करना, CO को इधर लेके आना है, तो सेकंड इक्वेशन को आपको रिवर्स करना होगा, यानी सेकंड इक्वेशन माइनस करना होगा। फिर देखो CO2 इधर आ जाएगा, तो CO2 से CO2 कैंसिल, और इधर कार्बन सॉलिड चाहिए, कार्बन सॉलिड बच जाएगा, तो 1 में से 2 माइनस कर दो। तो इस रिएक्शन का हीट आपको चाहिए है, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, डेल्टा H1 है -94 और डेल्टा H2 है प्लस 135.2, तो इनको जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 और 1 2, -229.2 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा। चेक करो कौन सा किलो, अच्छा किलो कैलोरी में दे रखे ये सब, तो किलो कैलोरी लिख दो भाई,
किलो कैलोरी पर मोल। कौन सा आंसर आ गया? फोर्थ आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग फॉलोइंग डेटा। भाई ये वही क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन 1 ये 2, ठीक, इसको डेल्टा H1 लिखो, इसको डेल्टा H2 लिखो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर पूछ रहा ना, तो आपको क्या करना है, H2O लिक्विड को H2O गैस में लेके जाना है। इस रिएक्शन का डेल्टा H आपसे पूछा गया है। अब ये इक्वेशन कैसे आएगी इस डेटा को यूज करते हुए? देखो लिक्विड इसमें राइट है, इसमें लेफ्ट है, तो पहले इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट को माइनस करोगे, और सेकंड इक्वेशन में H2O गैस राइट है, इसमें भी राइट है, तो सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, ऐसा बोल देंगे, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा। तो डेल्टा H2 कितना है, माइनस 241.84 माइनस 285.77, तो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा, तो कितना बचेगा? अब देखो ये माइनस ज्यादा है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव आएगा आंसर। तो अब डिफरेंस देख लो, इसमें इसका डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे वो, ठीक, 7 में से 4 गया, 3 से फिर आपका 7 में से 8 गया, यानी ये 9 बच जाएगा, है ना, 17 में से 8 गया, फिर ये 4 में से 1 गया 3, और कितना रह जाएगा, ये 43.9 आ जाएगा, 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट आंसर आ गया, किस में आएगा, ये किलो जूल पर मोल में। आंसर इज 1। कर लेंगे भाई ऐसे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, सॉरी 25 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। द स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन H2O एंड मेथेनॉल आर, ये दे रखा है। द चेंज एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस मिलके बनाएगा CH4 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा H दे दिया, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन है, ये दे रखा -76, ठीक, यूनिट बाद में लिखते रहेंगे। ये फिर नेक्स्ट दे रखा H2O का, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विल फॉर्म H2O। 1 मोल बनाना होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। डेल्टा H इसका दे रखा -242, ठीक, इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इनको डेल्टा H1 डेल्टा H2 ऐसे लिख दो। थर्ड इक्वेशन मेथेनॉल का फॉर्मेशन दे रखा है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल मेथेनॉल, ठीक, इसका डेल्टा H3 दे रखा -266। और पूछा क्या है, इस रिएक्शन का हीट पूछा है। तो एक बात बताओ भाई, ये रिएक्शन कैसे आएगी, मेथेनॉल लेफ्ट है, इसमें राइट है, यानी थर्ड इक्वेशन को सीधा सीधा माइनस करना है। फिर उसमें देखो मेथेन और H2O राइट है, और इसमें भी राइट है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट इक्वेशन यही आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। बाकी आप लिख के देखना चाहो देख के देख सकते हो, कैंसिल अपने आप होता रहेगा, ठीक। ये आ गया आपका CH4 प्लस वाटर। तो अब इस रिएक्शन पे वही ऑपरेशन लग जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। तो डेल्टा H1 कितना, -76 प्लस -242 माइनस 266, ये हो जाएगा। तो इसमें देखो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, -24, ये +24 एक्स्ट्रा हो गया, तो उसमें से 24 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, -52 बच जाएगा। -52 यूनिट क्या देखा इसने, किलो जूल पर मोल, तो वही यूनिट आ जाएगी इसकी। आंसर चेक करो, -52, 26 का आंसर 4 आ जाएगा। कर सकते हैं भाई ऐसे, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज स्पीसीज हैज ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू 0। देखो भाई कोई भी एलिमेंट अगर उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। देखो क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। क्यों, क्योंकि देखो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे 180 M और 298 केल्विन पे अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है
इन स्टैंडर्ड कंडीशन में, जैसे H2 गैस है, ये भाई नेचर में एग्जिस्ट करती है, हमने तो बनाया नहीं है। O2 गैस है, ये इसकी एलिमेंट्री फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो सब क्या आ जाएगा, जैसे H2 गैस हो गया, O2 गैस हो गया, या आपका F2 गैस है, Cl2 गैस है, ठीक, N2 गैस है, ठीक। सिमिलरली Br2 लिक्विड है, Br2 लिक्विड है, I2 सॉलिड है, I2 सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है, और आयरन सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, सोडियम सॉलिड में पाया जाता है ना। तो और इसके अलावा कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक। और आप लिखोगे फास्फोरस P4, सल्फर S8, तो ये सारे क्या है, सल्फर रोम्बिक फॉर्म में होता है ना। तो ये सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका 0 आएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। अब कोई भी कंपाउंड बन रहा है या कोई आयन बन रहा है, या यानी कैटायन या एनायन बन रहा है, तो उसका हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा। तो इनमें देखो सबसे पहले अगर F2 की बात करें, ये 0 आएगा स्टैंडर्ड स्टेट में। ये फ्लोरीन एटम, F2 से आपने फ्लोरीन एटम बनाया, तो आपको F2 मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसका नॉन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही F- एक्वस आयन बनेगा, पहले F गैसियस एटम में लेके जाओगे, फिर F- गैसियस में लेके जाओगे, फिर उसका हाइड्रेशन करोगे, तो उसमें हीट चेंजेस आएंगे, तो नॉन जीरो आएगा इसका भी। फिर HF, ये कंपाउंड बन रहा है, तो इसका भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। फिर इसके अलावा अगर आपसे जैसे ये लिख दे, इनकी 0 होती है ना। अब आपको कार्बन डायमंड बोल दे, उसका नॉन जीरो होता है। O3 बोल दे, जैसे कार्बन डायमंड बोल दिया, ठीक, कार्बन डायमंड बोल दिया, या O3 बोल दिया, H2O बोल दिया, CO2 बोल दिया, H+ आयन बोल दिया, ऑक्साइड आयन बोल दिया, F- बोल दिया, Cl- बोल दिया, कैटायन आयन बना रहा है या कोई कंपाउंड बना रहा है, तो इनका सबका क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। वो अंडरस्टूड, जब मैंने बता दिया इनका इस पैटर्न में 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, बाकी का तो नॉन जीरो आ जाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। लिखो भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इतना। If the enthalpy of formation of H2 from its atom is minus 430 kilojoule per mole and that of N2 is minus 712 kilojoule per mole, the average bond energy of NH bond in NH3 is। पता है क्या बोल रहा है, देखो आपको एक तो देखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, पहले इसके लिए रिएक्शन लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। नहीं भाई, बैलेंस तो लिखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 1 मोल के लिए लिखनी होती है, तो इसके लिए डेल्टा एच कितना, -46 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को। अब बैलेंस नहीं, फिर दूसरा बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम, यानी 2 हाइड्रोजन एटम क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे, उसका डेल्टा एच भी इसने दे रखा है, कितना, -436, ठीक। और N2, 2 नाइट्रोजन एटम से N2 बन रहा है, इसका डेल्टा एच कितना दे दिया, -712। क्या पूछ रहा है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये N2 हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3 आ रहा है, ठीक। और डेल्टा एच इसका -46 दे रखा है। इसमें देखो क्या हुआ होगा, ये जो NN बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ होगा, ठीक। और NN बॉन्ड ब्रेक में कितनी एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब होगी, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जितनी इसके फॉर्मेशन में रिलीज हुई होगी। तो N2 के फॉर्मेशन में रिलीज हो रही है रिलीज हो रही 712, तो यहाँ पे 712 एब्जॉर्ब हुई होगी, इसलिए प्लस आ जाएगा। और रिएक्शन में कितना मोल है, हाफ मोल है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली H2 के फॉर्मेशन में 436 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, तो इसका अगर आप यहाँ पे HH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 436 एब्जॉर्ब होगी 1 मोल के लिए, और यहाँ पे इसने 3/2 मोल लिया, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पे NH बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे NH के 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो अगर आप NH के 1 बॉन्ड की एनर्जी X मान लेते हो, तो 3 बॉन्ड की कितनी हो गई, 3x हो गई, तो वो आपके रिलीज होगी। लेकिन आपको उसके आगे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस अपने आप आ जाएगा। तो ये टोटल जो हीट चेंज आया दैट इज इक्वल टू -46 के है, ठीक। अब इसको सोल्व करो, ये 2 किस पे जाएगा, 2 3 जा, और बचा 2 5 जा, 2 6 जा, और ये जाएगा 218, तो 654 प्लस 3x इज इक्वल टू -46। तो यहां से ये उधर कितना जाएगा, ये हो गया भैया आपका
56 और 54 होता है 110 और 300 और 600 1010। तो 1010 में जा करके वो ऐड हो जाएगा कितना -46। तो x इज इक्वल टू माइनस 1010 इस तरफ आ गया, -1056/3 ये आएगा माइनस कितना 3 3 3 तिया 9 बच गया 1 3 5 15 3 2 6। इतनी हीट आपकी क्या होगी बोलो भाई, इतनी हीट। अब देखो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा नेगेटिव आएगा। तो बॉन्ड उसने पूछा क्या, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड कितना लिखेंगे, वो तो माइनस इसलिए आया क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो आप आंसर करेंगे 352 किलो जूल पर मोल। समझे कि नहीं समझे, एक बॉन्ड की एनर्जी 352 किलो जूल पर मोल आ जाएगी और 58 का आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, मैंने कहीं पे कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने सीधा इक्वेशन आपको सोल्व करना सिखाया। लिखना तो जल्दी से लिखो। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एज। देखो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये हम लोग लिखते हैं। तो अगर यहां पे एट इक्विलिब्रियम हम बात करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाता है 0 और Q हो जाएगा इक्वल टू K। अब K अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे Kc और प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो Kp। ठीक, तो अब देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Q आ जाएगा, ln K आ जाएगा। तो यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हो ln K, या आप इसको लिख लो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K बेस 10 भी लिख सकते हो। और यहां से अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट नहीं ln K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। टेक एंटी लॉग, अगर एंटी लॉग हम यहां पे लेंगे तो एंटी लॉग लेने पे क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT। यानी जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग में जो यहाँ पे इसको नंबर बोलते हैं तो नंबर को लिख लिया करो एज इट इज, और जो बेस है जैसे E है या 10 है तो सामने वाली टर्म जो है वो बेस की पावर में चले जाएगी। जैसे ln जो होता है इसको आप log के बेस E लिखेंगे तो E बेस है तो E की पावर में सामने वाली चीज चली जाएगी। ऐसे ही अगर इसको आप लिखते तो इसको लिखते K इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस ये उधर जाता पूरा डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 RT, ये लिख देते। तो अब आंसर आपका हमेशा उसने E की टर्म में लिख रखा है, तो Kp इक्वल टू ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये Kp इक्वल टू ये नहीं आएगा, Kp इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT, ये आपका सही आंसर है। आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 29। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 30, 5 moles of a gas is put through a series of changes as shown graphically in a cyclic process. A to B, B to C, C to A respectively are isochoric, isobaric, isothermal। मतलब आपको ये बताना है। देखो भाई सबसे पहला A से B में आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो A से B क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक। फिर इसके बाद पूछ रहा है B से C में अगर आप देखें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट इज प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यानी आप लिख दोगे दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। ठीक, नेक्स्ट आइसोबारिक। ठीक, C2A में आप ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट इस लाइन पे, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब आंसर जल्दी से बता दो, A से B आपका आइसोकोरिक है, B से C आपका आइसोबारिक है, C से A आपका आइसोथर्मल है, यानी आंसर आ जाएगा 1। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट 1 इक्वेशंस विद लिस्ट 2 टाइप ऑफ प्रोसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो भाई लिस्ट 1 में आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दे रखे हैं और लिस्ट 2 में बता रखा है कौन सी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे है या स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक है या स्पॉन्टेनियस है, ये आपको मैच करना। तो सबसे पहले हमें दे रखा है Kp इज ग्रेटर देन Q। तो अब एक बात बताओ यार, Kp ग्रेटर देन Q आपको दे रखा है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी एनसीईआरटी का डायग्राम, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा,
कि यहां पे अगर Kp बड़ा है Q से तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि Q हमेशा किसके इक्वल होना चाहता है, Kp के इक्वल होना चाहता है। ये आपको पता है, ये तो हो जाएगा फॉरवर्ड प्रोसेस। और अगर ऐसा हो जाए Kp जो है वो Q से छोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेस बैकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि हमेशा Q किसके इक्वल होना चाहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होना चाहता है। तो Kp ग्रेटर देन Q ये हमें बता रहा है कि प्रोसेस क्या है, बोलो भाई, ये प्रोसेस आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना, फॉरवर्ड प्रोसेस है। Kp ग्रेटर देन Q, यहां लिख देता हूं, Kp ग्रेटर देन Q फॉरवर्ड प्रोसेस होगी। ठीक, ये हो गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट पे क्या है, डेल्टा जी नोट लेस देन आर टी एल एन क्यू। तो देखो हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये हमने लिखा। तो इसने बोला डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो है वो आर टी एल एन क्यू से है, कम है, आर टी एल एन क्यू से कम है, यानी ये 2 है तो ये 3 होगा। तो इनका सम जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू होता ना जब आपकी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होती है। तो डेल्टा जी नोट अगर आर टी एल एन क्यू से छोटा हो जाएगा तो आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद अगर हम देखें थर्ड क्या लिख रखा है, Kp इक्वल टू Q, Kp इक्वल टू Q, ये तो सबसे आसान है, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट है T ग्रेटर देन डेल्टा H एंड डेल्टा H बाई डेल्टा S। फोर्थ पॉइंट देखो, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो अब यहां पे अगर हम बोले, मान लीजिए ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में ये प्रोसेस क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो गया तो हम क्या चाहेंगे, डेल्टा फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए भाई, आप खुद बताओ। डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। यानी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस अगर कर दें तो ये टी आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, जैसा कि इसमें दे रखा है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराने के लिए ये कंडीशन हमें चाहिए है। तो ये आपका एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है। समझे कि नहीं समझे? बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब मैचिंग कर दो। अब देखो Kp ग्रेटर देन Q है, Kp ग्रेटर देन Q का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड यानी हम बोल देते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस के आंसर को इतना दे रखा है, 2 जगह दे रखा है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में, इसको भी छोड़ देते हैं। डेल्टा जी नोट लेस देन आर टी एल एन क्यू है, नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है तो फर्स्ट से मैच कर रहा है। फिर Kp इक्वल टू Q, इक्विलिब्रियम सेकंड से मैच कर रहा है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, T ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसमें हमने देखा एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस, ये थर्ड से मैच कर गया, तो फर्स्ट वाला अपने आप फोर्थ से मैच कर जाएगा। अब देख लो 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 2 और 4 का 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूंगा थोड़ा बाद में करना, क्योंकि ये सीधा सीधा मैचदा कॉलम नहीं है, इसमें एफर्ट लगाने पड़े अपने को। ठीक है ना, कर लेंगे। फिर इसके बाद लिखना लिख लो कुछ। तो नेक्स्ट है भाई 32nd क्वेश्चन, द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब टू ए वॉल्यूम ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। देखो भाई डेल्टा एस का फॉर्मूला हमें पता है 2.303 NR log V2 by V1 होता है। ठीक, और इसमें बेस हम 10 ले लेते हैं। ठीक, जब भी लॉग के क्वेश्चन सोल्व करोगे बेस 10 में ही करना। तो ये 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2, R कितना लेंगे यहाँ पे 8.3, क्योंकि आपके आंसर जूल में दे रखे हैं, अगर कैलोरी में होते तो R2 ले लेते। और log V2 अपॉन V1, वॉल्यूम 2 कितना कर दिया 100, इनिशियल कितना था 10, तो ये log 10 बेस 10 हो जाएगा 1, ये बच गया 2.3 इंटू 2 इंटू 8.3। तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करो 2.3 इंटू, ये आ जाएगा 0.6 16.6
इसको मल्टीप्लाई करो, 23 6 जा 138 होता है, 23 6 जा 138 और 13 हो जाएगा 151 अप्रोक्स 151 और बच गया 15, 21 3 1 जा 23 और 15 38, तो 38.18 आ जाएगा अप्रोक्स जूल पर केल्विन पर मोल में, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन लिख दो। अब आंसर चेक कर दो कौन सा रहा है, 38.18, तो ये देखो 38.3 अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका, वेरी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 30 सेकंड हो गया भाई, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा HF नोट। तो इसमें देखो पहले ऑप्शन में CO2 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या ले लिया, कार्बन डायमंड ले लिया, इसलिए ये हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं कर रहा। सेकंड इक्वेशन में HF का 1 मोल बन रहा है, ठीक, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट में अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, पहली बात ये क्या है भाई, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें देखो ये CO2 का 1 मोल बन रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा, CO तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा 33 का 2। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन इज। देखो भाई पाथ एक तो होता है स्टेट फंक्शन which depend upon initial and final state of system, initial and final state of system, ठीक, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। इसके अलावा अगर और हम बोले इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम बात करें पाथ फंक्शन क्या है, विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम, ठीक। इसके मेन एग्जांपल जो आपको ध्यान रखने, दैट इज हीट एंड वर्क डन, ठीक, ये दो होते हैं। तो अब देखो Q प्लस W क्या होता है, डेल्टा U होता है, आप जानते हो, तो ये स्टेट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट Q क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक, W क्या है, वर्क डन, पाथ फंक्शन है, और H माइनस TS ये होता है इक्वल टू G, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इसने पूछा था इनमें से कौन सा सेट जो है रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B एंड C, आंसर आ जाएगा 3। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। देखो भाई आप जानते हो डेल्टा G इज इक्वल टू, हम लिखते हैं डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q, और जब एट इक्विलिब्रियम हम लिख देते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln Q, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू K हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये लिख देते हैं ln K। तो यहां पे अगर हम बात करें डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K बेस 10, आप ये लिख सकते हो। अब सुनना मेरी बात यहां से, देखो भाई K अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक, तो log K क्या आएगा, log K ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये टर्म सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके आगे नेगेटिव लिखा है, तो डेल्टा G नोट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और K इक्वल टू अगर 1 हो गया तो log K इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा G नोट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और K अगर लेस देन 1 हो गया तो log K लेस देन 1 हो जाएगा, और log K लेस देन 1 हो गया, ये नेगेटिव, इसके आगे भी नेगेटिव, तो डेल्टा G नोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चेक कर दो कौन सा गलत है भाई, K इक्वल टू 1 पे डेल्टा G नोट 0 है, मेरा सबसे पहले ध्यान इस पे पड़ा है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद डेल्टा G नोट लेस देन 0 व्हेन K लेस देन 1, K लेस देन 1 है तो डेल्टा G नोट ग्रेटर देन 0 है, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट डेल्टा G नोट ग्रेटर देन 0 व्हेन K इज लेस देन 1, K लेस देन 1 है तो डेल्टा G नोट ग्रेटर देन 0 है, सही है। डेल्टा G नोट लेस देन 0 व्हेन K इज ग्रेटर देन 1, K ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G नोट लेस देन 0 है, बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग कौन सा है, इनकरेक्ट आपसे पूछा था, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा
थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन ए के क्वेश्चंस,